प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र कहा जाने वाला ग्लोबल टाइम्स अब भारत की एक फिल्म से परेशान हो गया है। इस अखबार ने फिल्म का नाम लेकर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। ग्लोबल टाइम्स को देशभक्ति पर बनी यह फिल्म एक जहरीला चिकन सूप नज़र आ रही है। उसने दावा किया है कि ऐसी फिल्में भारत और चीन के रिश्तों में दरार ला सकती हैं। ग्लोबल टाइम्स को परेशान करने वाली इस भारतीय फिल्म का नाम भारतीयंस है। यह हिंदी भाषा की एक फिल्म है जिसे दीना राजा ने लिखा है और डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में नीरोज पूचा, सुभा रंजन, सोनम थेंडबू बरफुंगपा, समायरा संधू जैसे कलाकारों ने एक्टिंग की है। इस फिल्म को लेकर ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा है कि भारतीय फिल्म भारतीयंस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। कुछ भारतीय मीडिया आउटलेट्स और राजनेता इस फिल्म की ज़बरदस्त तारीफ कर रहे हैं। कई ने तो इसे जरूरी देखी जाने वाली देशभक्ति फिल्म बताया है। ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसमें एक्टिंग या फिर कहानी नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा चीन विरोधी भावना है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि इस फिल्म की कहानी 6 युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो एक गुप्त मिशन पर चीनी क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं, लेकिन इसके डायलॉग और सीन जानबूझकर गलवान घाटी संघर्ष की कहानी उजागर करने वाले प्रतीत होते हैं। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार इस फिल्म का निर्माण करने वाली कंपनी ने फिल्म की रिलीज से पहले गलवान घाटी में हुए संघर्ष को बार बार प्रचारित और सनसनीखेज बनाया। यह स्पष्ट है कि अब यह एक साधारण फिल्म नहीं है, बल्कि चीन विरोधी प्रचार का एक हिस्सा है। संपादकीय में दावा किया कि कुछ भारतीय मीडिया ने इसे देशभक्तिपूर्ण फिल्म कहा है। इसे ठीक किया जाना चाहिए। यह किसी भी तरह से देशभक्तिपूर्ण फिल्म नहीं है, बल्कि संकीर्ण विचारधारा वाली राष्ट्रवाद की फिल्म है जो नफरत को बढ़ावा देती है। यह कुछ ऐसा है जिसे कोई भी आधुनिक सभ्य देश बर्दाश्त नहीं कर सकता, और यह फिल्म और टेलीविज़न कार्यों की निचली सीमा को पार कर गया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि फिल्म में चीन को खलनायक और भारत के दुश्मन के रूप में भी चित्रित किया गया है। संपादकीय में इसे भारतीय समाज में वैचारिक जहर बोने वाला बताया गया है। दावा किया कि इस फिल्म को जितने अधिक लोग देखेंगे, इसका दायरा उतना ही अधिक बड़ा होगा। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत में यह कोई अकेला मामला नहीं है। 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के तुरंत बाद भारत में कुछ लोगों ने इस घटना के बारे में चीन विरोधी मेलोड्रामा बनाना शुरू कर दिया था। आइए अब हम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के बारे में कुछ बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ दोनों देशों के बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने के व्यापक बातचीत की। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि दोनों देश अपनी मुद्राओं में व्यापार शुरू करने पर सहमत हुए हैं। यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद मोदी ने कहा कि पिछले साल व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर हस्ताक्षर के बाद से भारत यूएई व्यापार में 20% की वृद्धि देखी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की मुद्राओं में व्यापार के लिए शनिवार को साइन किया गया समझौता दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग और आपसी विश्वास को दर्शाता है। दोनों देशों की मुद्राओं में व्यापार पर यूएई के साथ समझौते से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मोदी ने कहा कि उन्हें शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से हमेशा भाई का प्यार मिला। उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति से कहा कि जिस तरह से हमारे देशों के बीच संबंधों का विस्तार हुआ है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। भारत का हर व्यक्ति आपके एक सच्चे दोस्त के रूप में देखता है। मोदी ने यह भी कहा कि यूएई में आयोजित होने वाली COP28 की तैयारी यूएई के राष्ट्रपति के नेतृत्व में की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस साल आयोजित होने वाले सम्मेलन में भाग लेने का मन बना लिया है। मोदी का यहाँ राष्ट्रपति भवन कसर अल वतन में पारंपरिक स्वागत किया गया, जहाँ यूएई के राष्ट्रपति ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री ने सलामी गारद का निरीक्षण भी किया। इस दौरान बच्चे अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए थे। भारत और यूएई व्यापार, निवेश, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, फिनटेक, रक्षा, सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों के संबंधों को मजबूत बना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आपने मुझे सम्मान दिया, इससे बढ़कर अपनेपन का कोई सबूत नहीं है कि एक भाई अपने भाई से मिले। हमने भारत यूएई 3 महीने के भीतर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो आपके सहयोग और प्रतिबद्धता के बिना संभव नहीं होता। साथ ही पीएम मोदी बोले कि मैंने यूएई में COP28 शिखर सम्मेलन में भाग लेने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि हम अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए नई पहल कर रहे हैं। दोनों देशों की मुद्राओं में व्यापार समझौते पर आज का समझौता हमारे मजबूत आर्थिक सहयोग और विश्वास को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे पर भारतवासियों और यूएई में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री के दौरे पर भारत सरकार और यूएई में एक ऐतिहासिक समझौता किया गया है। समझौते के तहत यूएई में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली की ओर से यूएई में अपना कैंपस खोला जाएगा। कैंपस में जनवरी 2024 से
मास्टर पाठ्यक्रम और अगले साल सितंबर से स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का ट्वीट कर कहा कि भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने प्रतिष्ठित कसर अल वतन प्रेसिडेंशियल पैलेस में स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई। आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक और यूएई के सेंट्रल बैंक ने सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने, उनके भुगतान और संदेश प्रणालियों को आपस में जोड़ने के लिए सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। आइए अब हम चीन में शादी न करने के बारे में बात करें। चीन में शादियों को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। चीन के युवा शादी से जुड़े अहम फैसलों को लगातार टाल रहे हैं। इस वजह से वहाँ विवाह दर में रिकॉर्ड कमी देखी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में पिछले 9 साल से शादियों में रिकॉर्ड कमी आई है, जिसकी वजह से चीन की सुस्त अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, कॉरपोरेट में छटनी माना जा रहा है। इन मुद्दों ने युवा पीढ़ी को शादी जैसे जीवन के अहम फैसले से दूर रहने को मजबूर कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसका एक कारण कोविड भी रहा है। टेक वर्कर्स ग्रेस झांग लंबे वक्त से शादी को लेकर वापो में थी। पिछले साल शंघाई के लॉकडाउन के दौरान 2 महीने उन्होंने बैरिकेड वाली जगह में बिताए और अब वह लॉकडाउन से बाहर आई तो शादी को लेकर उनका उत्साह फीका पड़ चुका है। जब दिसंबर में चीन फिर से जनता के लिए खुला तब झांग को एहसास हुआ कि दफ्तर में दोबारा लौटने के बाद शायद उन्हें फिर से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और वो खुद को समझा सकें। लेकिन वहाँ भी बढ़ती छटनी ने उनके असमंजस को और बढ़ा दिया है। उनके पिता उन्हें बार बार चेताते हैं कि अब शादी करने का वक्त हो गया है, उन्हें घर बसा लेना चाहिए। झांग का एक प्रेमी भी है, लेकिन अब उन्हें शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। वो कहती है कि जीवन में इस तरह की अस्थिरता लोगों को ज़िंदगी में कोई नया बदलाव लाने के मामले में और डरा देती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक चीन में शादी की संख्या पिछले एक दशक में घटकर आधी रह गई है। पिछले साल करीब 68 लाख जोड़ों ने शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। 1986 में रिकॉर्ड की शुरुआत के बाद से यह संख्या सबसे कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2013 में आंकड़ा 1 करोड़ 35 लाख था। हालांकि पिछले साल की तुलना में 2023 में आंकड़ों में अब तक बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले साल की तुलना में इस साल की पहली तिमाही में 40,000 ज़्यादा जोड़ों ने शादी रचाई, जबकि 1,27,000 ज़्यादा जोड़ों ने तलाक लिया। आंकड़ों से पता चला है कि युवा लोग चीन की कठोर शिक्षा प्रणाली में बच्चे को शामिल करने के बोझ से डरते हैं। जैसे शहरों में महिलाएं आर्थिक तौर पर स्वतंत्र हो रही हैं और शिक्षा के नए स्तर हासिल करती हैं, शादी उनके लिए एक आर्थिक जरूरत से ज़्यादा कुछ नहीं रह गई है। आइए हम जर्मनी के बारे में बात करें। जर्मनी के चीनी उत्पादों पर निर्भरता कम करने का किया आह्वान से चीन भड़क गया है। चीन ने शुक्रवार को जर्मनी के उस आह्वान की निंदा की जिसमें चीनी उत्पादों पर निर्भरता कम करने को कहा गया था। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि जर्मन सरकार इस तरह की नीति विश्व में केवल आपसी दूरी को बढ़ाएगी। वांग ने दैनिक ब्रीफिंग में संवाददाताओं से कहा, हमारा मानना है कि जोखिम कम करने और निर्भरता कम करने के नाम पर प्रतिस्पर्धा और संरक्षावाद में शामिल होना तथा सुरक्षा की अवधारणा को बढ़ाना एवं सामान्य सहयोग का राजनीतिकरण प्रतिकूल होगा और यह कृत्रिम जोखिम पैदा करेगी। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसकी रणनीति चीन के साथ मजबूत व्यापार संबंधों को संतुलित करने की है, जो हाल के वर्षों में उसका सबसे बड़ा एकल व्यापारिक भागीदार रहा है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की कैबिनेट द्वारा अनुमोदित 64 पन्नों का दस्तावेज जर्मनी की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर आधारित है, जिसे 1 महीने पहले जारी किया गया था। 3 दलों वाले शोल्ज नीत गठबंधन ने 2021 के अंत में सत्ता संभालते समय व्यापक चीन रणनीति तैयार करने का वादा किया था। रणनीति के बारे में जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने कहा कि जर्मनी के लिए चीन एक भागीदार, प्रतिस्पर्धी और प्रणालीगत प्रतिद्वंदी बना हुआ है, लेकिन हाल के वर्षों में प्रणालीगत प्रतिद्वंदिता का पहला पहलू तेजी से सामने आया है। जर्मन सरकार ने उल्लेख किया कि जब यूरोप पर चीन की निर्भरता लगातार घट रही है, हाल के वर्षों में चीन पर जर्मनी की निर्भरता अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इन सबको देखते हुए जर्मनी भी अब चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है और फूंक फूंक कर कदम रखना चाहता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।